ओके, क्लास 12 की हिस्ट्री का अब हम चैप्टर करने जा रहे हैं, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशंस, द बिगनिंग ऑफ अ न्यू एरा। बेसिकली इस पूरे चैप्टर में हमने बात क्या करनी है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कैसे कैसे क्या क्या दिक्कतें आई थी जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तब से लेकर के करीबन 3 साल का जो पीरियड था, 46 से लेकर के है ना 26 नवंबर माना जाता है ना, 26 नवंबर 1949। तो उसको ये हैंड ओवर किया गया था, है ना। और इफेक्ट में आया था ये 26 जनवरी 1950 में। तो इस ड्यूरेशन में कौन कौन इसके मेंबर्स हैं, कौन किसने किसने क्या रोल इसमें निभाया था, क्या दिक्कतें आ रही थी, है ना, इन सारी चीज़ों पे एग्जैक्टली हम इस पे चैप्टर में बात करेंगे। क्योंकि ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि वर्ल्ड की सबसे बड़े डेमोक्रेसी की अगर कॉन्स्टिट्यूशन बननी है तो उसके बीच में कुछ ही लोगों ने पूरे डिसीजन लेनी हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ होगा। तो उसको पूरा समझने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में कि हुआ क्या क्या था उस समय पे। माना जाता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इफेक्ट में कब आया, वो 26 जनवरी 1950। ये डेट इसलिए चुना गया था कि 26 जनवरी 1930, मैंने पहले भी आप लोग को बता रखा है, 26 जनवरी 1930 पे पहली बार फ्रीडम मतलब अपना ये इंडिपेंडेंस डे मनाने की कोशिश की गई थी और मनाया गया था, है ना। तो उस समय पे ये डेट हमने सेलेक्ट किया था, लेकिन एक्चुअली हमें फ्रीडम मिली किस डेट पे, 15 अगस्त को मिली, है ना। 15 अगस्त 1947 को मिली हमें, है ना। तो हुआ क्या कि ये एक ऑस्पिशियस डे ऑलरेडी चुन रखा गया था, तो अब रिपब्लिक डे करना था, तो हमने सोचा कि चलो इस डेट पे ही कर देते, तो इस डेट को इसलिए चुना गया था। अब सिंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जनरली कहा जाता है सबसे ड्यूबियस डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, है ना। ऑब्वियसली ये लॉन्गेस्ट है, सबसे वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन इसमें ऐसी कोई बड़ी बात है भी नहीं, मतलब कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि ये सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का है। और इसलिए इतनी ज़्यादा बड़ी है क्योंकि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है, सबसे ज़्यादा अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग तरह के धर्म के लोग रहते हैं। तो कंट्री साइज बड़ी होने के साथ साथ इसका काफ़ी डाइवर्स है। इस कारण से ये इतना लॉन्गेस्ट बना, और उसमें ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो काफ़ी एक्सप्लेन करके, काफ़ी आसान भाषा में इलेबोरेट करके उसे लिखी गई है। इसलिए और ज़्यादा वो लंबी हो जाती है, ताकि ऐसा ना हो कि बहुत ही ज़्यादा टफ बातें हों उसमें, और ऐसे लैंग्वेजेस हों जो मतलब जिसका मीनिंग क्लियर ना हो, है ना। तो ऐसी नहीं एक्सप्लेन करने की कोशिश की, इसलिए इतना ज़्यादा लंबा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन बताया जाता है वो फ्रेम हुआ था 19 मतलब स्टार्ट हुआ था 1946 दिसंबर 1946 से, और 1949 नवंबर 1949 में। मतलब ये कितने साल हुआ, करीबन 2 साल 11 महीने के आसपास का ड्यूरेशन होता है ना। तो इतने टाइम लगे थे इसको बनाने में, है ना। अब बोला है इन ऑल द असेंबली हेल्ड 11 सेशंस, कितने टोटल, ये पहला ये इंपॉर्टेंट डेटा है सारे, वन नंबर में भी आ सकता है या फिर बड़े में भी आ सकता है। कितने सेशंस हुए थे, टोटल 11 सेशंस हुए थे। और सिटिंग कितने डेज की हुई थी, 165 डेज के आसपास की सिटिंग हुई थी। सेशंस क्यों बैठाए जाते थे, मान लीजिए एक सेशन बैठाना है, आज के सेशन में मान लीजिए पूरा एक कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हो गया, मान लीजिए इस पे टॉपिक करना है कि भाई हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, नेशनल लैंग्वेजेस क्या होंगी, है ना, इस पे डिस्कशन करना है, तो एक सेशन इसका हो गया। फिर एक बना लिया कि रिजर्वेशन और डिप्रेस क्लासेस के साथ कैसे कैसे होगा, उसका बना लिया, है ना। तो ऐसे से अलग अलग सेशंस बनाई गई, और हर सेशन कुछ डेज की चलती थी, तो ओवरऑल 165 डेज तक आपका ये पूरी चीज़ें चली। इसमें अब इसके बारे में हम धीरे धीरे करके चैप्टर में आगे देखेंगे, क्योंकि ये अ, हर बार पूरा डिबेट से कंट्रोवर्सी बहुत सारे, मतलब क्योंकि इतना बड़ा आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन बनना है जिसके अकॉर्डिंग से ही सारी चीज़ें चलने वाली थी, तो बहुत सारे अलग अलग डिबेट्स हुए हैं ना। इनको हम डीप में इस पूरे चैप्टर में देखने वाले हैं। बोला है एक tumultuous टाइम था ये पूरा, है ना। इस टाइम पे हुआ क्या कि देखो, टोटल जब हमें, है ना, आज़ादी मिलती है, तो द ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड बीन एक्सेप्शनली tumultuous, अ टाइम ऑफ ग्रेट होप, है ना। क्योंकि इसी कॉन्स्टिट्यूशन से हमें ये था कि इससे हम इतने बड़े देश का भाग्य रचने वाले हैं। बोला बट ऑल्सो एब्जेक्ट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया हैड बीन मेड फ्री, बट इट हैड ऑल्सो बीन डिवाइडेड। ये एक दुखद बात थी। हुआ क्या कि 1947 में आपको पता है कि क्या हुआ कि इंडिया को 47 है ना, इंडिपेंडेंस तो मिली, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान ऐसा डिवाइड हो गया था। ये चीज़ें हुई, ये बड़ा दुखद था इंडिया के लिए, और इस पे काफ़ी ज़्यादा, है ना, शोक लोगों ने, गांधी जी ने खास कर, है ना, उस पे दिखाया था। हुआ क्या कि यहाँ पे एग्जैक्टली देखो, यहाँ लिखा हुआ है, even more recent upsurge had also evoked much popular sympathy. This was the rising of the rating of the Royal Indian Navy in Bombay and other cities in the spring of 1946. Through the late 1940s, there were periods if scattered mass protests of workers and peasants in different parts of the country. One striking feature of these popular upsurges was the degree of Hindu Muslim, है ना। हिंदू मुस्लिम यूनिटी का ये बहुत बड़ा एक इशू है यहाँ पे।
इनके साथ टू लीडिंग इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग हैड रिपीटेडली फेल्ड टू अराइव द सेटलमेंट दैट वुड ब्रिंग अबाउट द रिलीजियस रिकंसिलिएशन। बार बार कोशिश की जा रही थी, था क्या कि मुस्लिम लीग जो थी वो मांग रही थी कि भाई हमें अपना अलग एक इलेक्टोरेट दे दो, और जो कांग्रेस थी वो इस चीज़ के लिए कंटिन्यूसली मना कर रही थी, है ना। तो इस पे कोई भी फाइनल आंसर आ नहीं पा रहा था। कई लोग आए, लॉर्ड माउंटबेटन के पहले भी वेबल प्लान आया, है ना, ये हमने पहले पढ़ रखा है। तो इन लोगों ने बड़ी कोशिश करी लेकिन हुआ नहीं। तो अंत में लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया कि भाई पार्टीशन का एक प्रस्ताव रखा कि ऐसा है कि भाई जो पाकिस्तान जाना चाहता है पाकिस्तान जाए, जो हिंदुस्तान आना चाहता है हिंदुस्तान आए, और जो प्रिंसली स्टेट रहना चाहता है वो वैसे रहे। तो यहाँ पे है लिखा हुआ कि एक द ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स, ये बहुत फेमस है, अगस्त 1946 में हुआ। कलकत्ता में पहले बहुत बड़ा सा बंगाल था, है ना। तो कलकत्ता में किलिंग होना स्टार्ट हो गया, ईयर ऑफ ऑलमोस्ट कंटिन्यूस राइट, मतलब कई लोग मारे गए। जिस एरिया में हिंदूज ज़्यादा थे वहाँ मुस्लिम्स मारे गए, और जिस जगह में मुस्लिम ज़्यादा थे वहाँ पे हिंदूज मारे गए। तो इस तरीके से कई लोग का डेथ होता है, कई लोग मारे जाते हैं यहाँ पे ऑन इंडिपेंडेंस डे, है ना। लिखा हुआ on the violence culminated in the massacre that accompanied the transfer of the population and the partition of India। उसी के बाद से ये माना गया कि अब भाई हो नहीं पाएगा, तो अब इसका पार्टीशन आप कर दीजिए, है ना। तो इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त देयर वाज एन आउटबर्स्ट ऑफ जॉय। लोग खुश थे, बहुत सारे लोग खुश थे, है ना, खुशियां मना रहे थे कि भाई हम आज़ाद हो गए, है ना। लेकिन बहुत, एक तरफ खुशी मना रहे थे, एक तरफ बहुत सारे हिंदू मुस्लिम्स, है ना, सिख्स, जो हिंदूज और सिख थे पाकिस्तान में, वो कई कई ज़्यादा, है ना, मतलब क्या कर रहे थे, लोग उन्हें मार रहे थे, बहुत ज़्यादा मैसेकर चल रहा था तो मार रहे थे। और यहाँ इंडिया में क्या हो रहे थे कि कुछ वो मुस्लिम्स को के साथ ऐसा किया जा रहा था, है ना। तो बोल रहा है कि यहाँ पे एक तरफ ये चीज़ चल रही थी, लोग इंजॉय कर रहे थे, मतलब जश्न मना रहे थे, और एक तरफ ये सारी चीज़ें यहाँ चल रही थी, है ना। बता रहा है कि अनदर एंड स्कार्सली लेस सीरियस प्रॉब्लम फेस्ड बाय द न्यू नेशन वाज दैट द प्रिंसली स्टेट। अगली प्रॉब्लम क्या थी वहां पे? पहला तो पार्टीशन चल रहा था, दूसरा क्या था, ये प्रिंसली स्टेट के बारे में। जैसे कह दिया था ब्रिटिशर्स ने, मैंने बताया कि जो पाकिस्तान जाना चाहता जाए, जो हिंदुस्तान जाना चाहता है, और जो प्रिंसली स्टेट में रहना चाहता है वो रहे। तो प्रिंसली स्टेट के बारे में चल रही थी, ज्यादातर राजा वगैरह जो थे, है ना। अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ द सबकॉन्टिनेंट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ नवाब्स। टोटल जो एरिया था इंडिया का, उसका 1/3 एरिया जो था, हैदराबाद, कश्मीर, कई सारे एरिया, वो नवाब से महाराजा के अंडर में थे। और ब्रिटिश क्राउन ने इन्हें कह दिया था कि भाई आप इसको रूल करें या फिर मिसरूल करें, एक तरीके से। तो वो लोग अपने अकॉर्डिंग से चीज़ें करना चाहते थे, है ना। लेकिन ज़्यादातर बोल रहा है कि एज वन कंटेम्प्रेरी ऑब्जर्वर रिमार्क सम महाराजास नाउ बिगिन टू लग्जरिएट इन वाइल्ड ड्रीम्स। अब लोग जो राजा वगैरह थे वो ये ड्रीम में, मतलब सपना देखने लगे कि अब तो हमें अपने तरीके से राज करना है, अब हमारे ऊपर कोई नहीं रहेगा, हम ही सबसे मालिक हैं, है ना। तो ये दूसरा उस पे था। इस पे पूरा ही हम एक अगले चैप्टर में, मतलब डिफरेंट चैप्टर में देखने वाले हैं कि इसको एक करने के लिए, है ना, यूनिटी के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कितना अच्छा रोल निभाया था, है ना। तो इसके कारण से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसी के कारण से बनी, क्योंकि यूनिफिकेशन में सबसे बड़ा रोल इन्होंने निभाया था। आगे कहता है, अगला टॉपिक कहता है कि द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट जो असेंबली थी उसकी मेकिंग किस तरीके से हुई, क्या क्या चीजें हुई, यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट स्टार्ट होता है। बोला है विंटर 1945 से 46 में एक प्रोविंशियल इलेक्शन कराया गया है, ये डिसाइड करने के लिए कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगी, है ना, उसमें कौन कौन रिप्रेजेंटेशन करेगा। तो ये कब हुआ? विंटर, ठंडक में 1945 से 46 में इलेक्शन होता है, कौन कौन उसमें रहेगा, तो ये हुआ। अब इसमें आया कौन? इसमें ज्यादातर सीट्स किसने जीती? कांग्रेस ने जीती भाई, क्योंकि कांग्रेस ही सबसे डोमिनेंस में थी। और ज्यादातर जनरल सीट्स पूरी पूरी कांग्रेस को मिली। जो मुस्लिम लीग की फिक्स्ड सीट थी, मतलब ऐसे कुछ रिजर्व सीट थी कि 100 सीट है तो इसमें से इतनी सीट्स जो होगी मुस्लिम्स की ही होगी, मुस्लिम लीग की होगी, तो मुस्लिम सीट्स उसमें मिल गई, है ना। बोला बट द लीग चूज टू बॉयकॉट द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, प्रेसिंग इट्स डिमांड फॉर पाकिस्तान विद अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। द socialists too were initially unwilling to join, for they believed the constituent assembly was creation of the British। अब हुआ क्या कि जो मुस्लिम लीग के लोग थे उन्होंने मना कर दिया, भाई हम तो ज्वाइन करेंगे नहीं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को, क्योंकि ये 46 की बात चल रही है। और ये कहते रहे कि ऐसा है कि हमें अलग पाकिस्तान दो, तो पाकिस्तान मांगते रहे। ये अगली प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम, जो इंडिया में ही कुछ सोशलिस्ट थे, उन लोगों ने इसे बॉयकॉट करने के लिए इसलिए कोशिश किया, क्योंकि इनका कहना था जो कॉन्स्टिट्यूशन आप बनाने की कोशिश कर रहे हो ये किसके छत्र छाया में है, तो ब्रिटिशर्स के ही छत्र छाया में है। तो मैं ब्रिटिशर्स की चीज़ों को क्यों लेकर के अभी हम चलें, तो ये उसका अपोज कर रहे थे, है ना। तो ज़्यादातर अपोजिशन इस तरीके से मिलने को मिली थी। लेकिन इसके अलावा 82% ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ कांग्रेस।
तो अब जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी उसमें 82% जो थे वो टोटली कांग्रेस के ही मेंबर थे, है ना। तो अब यहाँ बोला है कि यहाँ पे कुछ दिक्कतों में, जैसे दो दिक्कतें तो ऊपर बताई गई। पहला दिक्कत था कि मुस्लिम्स क्या कह रहे थे, पाकिस्तान मांग रहे थे। दूसरा सोशलिस्ट जो कह रहे थे वो कह रहे थे ब्रिटिशर्स की चीज़ें आप लेके चल रहे हैं। इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम ये आई कि इसके मेंबर्स थे, उनके ओपिनियन अलग अलग थे। कुछ लोग कह रहे थे भाई, कुछ लोग जो थे वो इंस्पायर्ड बाय द सोशलिज्म व्हाइल अदर्स डिफेंडर्स ऑफ द लैंडलॉर्डिज्म, है ना। तो अलग अलग उनकी सोच थी, उसके अकॉर्डिंग से अलग अलग उनके बातें चल रही थी, उनका अलग अलग कहना था। तो उनके बीच में सहमति नहीं थी, है ना, ये चीज़ें चल रही थी। लेकिन इसके साथ ही बताया है कि इसी के कारण से जब भी डिस्कशंस हुआ करता था, अभी इस चैप्टर में हम आगे देखेंगे, तो वो बहुत ही ज़्यादा कैसा होता था कि कभी-कभी, है ना, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्रिटिसिज्म पे आ जाता था और बहुत ही बड़े लेवल का डिबेट होता था, न्यूज़पेपर वगैरह में सारी चीज़ों में छपता था। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती थी। ये एक छोटा-सा एक फिगर दिखा रखा है, यहाँ वल्लभ भाई पटेल जी बैठे हुए हैं, है ना। अब बोला है कि काउंटर क्रिटिसिज्म इन द प्रेस इन टर्न शेप द नेचर ऑफ द कंसेंसस दैट वाज अल्टीमेटली रेज्ड टू द स्पेसिफिक इश्यूज। In order to create a sense of collective participation in the public was also asked to send their views। होता क्या था, इसमें लोगों के लिए बन रहा है तो लोगों का भी पार्टिसिपेशन चाहिए होता था, तो उनको न्यूज़पेपर के थ्रू ना, या इसके किसी मीडिया के थ्रू उनको भेजा जाता था कि आप अपने व्यूज़ को हमारे तक भेजिए, क्या आप चाहते हैं, आपकी क्या डिमांड है, क्या उसमें रखनी चाहिए, ताकि उनको भी अपना पार्टिसिपेशन लगे। तो ज़्यादातर लोग जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी थे वो चाह रहे थे कि भाई हमारा जो है वो मदर टंग बदला ना जाए। जैसे साउथ में कुछ लोग थे, उन लोगों का डिमांड था कि भाई ऐसा ना है कि हिंदी इन पे इम्पोज कर दी जाए। अगली चीज़ क्या थी, कुछ रिलीजियस जो माइनॉरिटीज थे वो कह रहे थे कि भाई हमें ऐसा ना हो कि मार दिया जाए, है ना। अगला जो है दलित वगैरह जो थे, वो कह रहे थे कि भाई कास्ट ऑपरेशन हटाइए और मुझे कुछ रिजर्वेशन वगैरह भी दीजिए आप इसमें, है ना। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे एक एक करके वहाँ पे व्यू मांगने के बाद उसे क्या कर दिया जाता था, डिबेट में लाया जाता था। अगला कह रहा था डोमिनेंट वॉइसेस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। ये अगली चीज इंपॉर्टेंट, कितने मेंबर्स थे टोटल, बताया 300 मेंबर्स थे, और ऊपर बताया करीबन इसमें से 82% जो थे वो सारे सारे किसके थे, कांग्रेस वगैरह के ही थे। तो इसमें ऑफ दिस 6 मेंबर्स, 6 मेंबर को, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 6 मेंबर्स को माना जाता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाए थे। वो 6 मेंबर्स कौन कौन थे, एक जवाहरलाल नेहरू जी थे, एक वल्लभ भाई पटेल थे, एक राजेंद्र प्रसाद थे, एक आपके अंबेडकर, बी आर अम्बेडकर थे, और दो यहाँ पे ऐसे जैसे सिविल सर्वेंट होते हैं वैसे थे। ये दो का नाम लिखा हुआ है, वन वॉज बी एन राव, और अगले थे आपके चीफ ड्राफ्टमैन थे ये एस एन मुखर्जी जी। तो ये 6 नाम थे, जो 6 नाम सबसे मेन इसमें लिए जाते हैं। इन शुरू के 3 को कहते हैं ट्रायो, हर बार ट्रायो नाम से जाना जाता था कि ट्रायो ट्रायो, है ना, कहते थे। तो नेहरू जी का सबसे बड़ा योगदान ये था कि इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया, सबसे फेमस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में भी हम थोड़े आगे पढ़ेंगे। साथ ही साथ इन्होंने एक रेजोल्यूशन प्रपोज किया था कि इंडियन नेशनल फ्लैग में ये क्या होना चाहिए, एक हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर ऑफ सेफ्रॉन का होना चाहिए, मतलब ऊपर जो सेफ्रॉन ऐसा होता है। फिर बोला उन्होंने कि वाइट और डार्क का एक इक्वल प्रोपोर्शन होना चाहिए, इस तरीके से, है ना। With a wheel in navy blue in the center. On the other hand, worked mostly behind the scenes, playing a key role in the drafting of several reports। कई सारे रिपोर्ट को भी बनाने, ड्राफ्ट करने में इनका कई सारा इंपॉर्टेंट रोल रहा। ये हो गया ये नेहरू जी का, सॉरी, ये नेहरू जी का ऊपर तक यहाँ तक। पटेल जी का बताया गया कि पटेल जी बहुत सारे और इम्पोर्टेंट रोल इन्होंने निभाया, जैसे ड्राफ्टिंग, कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों की ड्राफ्टिंग में इन्होंने हेल्प किया। तीसरे राजेंद्र प्रसाद जी तो प्रेसिडेंट थे पूरे, उस पूरे असेंबली के प्रेसिडेंट थे, यानी जब भी सिटिंग करानी होती थी, जो भी चीज़ें होती थी, उसका जो निष्कर्ष निकलता था, सारी चीज़ों को देखना इनको होता था। इसके अलावा अंबेडकर जी क्या करते थे, ये तो उसके पूरे मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी के पूरे चेयरमैन थे। और ये क्या करते थे कि ज़्यादातर चीज़ों का मतलब जो करना होता था, उस पर वर्क करना होता था, वो इन्हीं के अंडर में होता था। सर्विंग विथ हिम विथ 2 अदर लॉयर्स, 2 अलग लॉयर्स और थे, के एम मुंशी फ्रॉम गुजरात एंड अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर फ्रॉम मद्रास। ये इनके हेल्प के लिए लगे हुए थे और इनके हेल्प को किया करते थे। अब ये 4 लोग का हो गया, पांचवा छठा, बाकी पांचवे कौन है, पांचवे मैंने बताया बी एन राव, ये सिविल सर्वेंट थे, 2 बचे हुए। बी एन राव क्या करते थे, ये प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ बैकग्राउंड पेपर्स बेस्ड ऑन अ क्लोज स्टडी। ये स्टडी करते थे, जैसे मान लो अगर मुझे है ना आयरिश कोई चीज़ अडॉप्ट करनी है, या ब्रिटिशर्स का कोई कॉन्सेप्ट, मतलब जो हमारे में है बहुत सारी चीज़ें अडॉप्टेड है ना। यूएस का कुछ अडॉप्ट करना है, वेस्टर्न सिस्टम का कुछ अडॉप्ट करना है ना, स्वीडिश कुछ अडॉप्ट करना है। तो ये उसको स्टडी करते थे और इसका देखते थे कि इसका क्या उसका इम्पैक्ट हो रहा है, क्या उन लोगों को फ़ायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, और जो अच्छी चीज़ होती थी वो इम्प्लीमेंट करते थे, तो ये स्टडी करते थे।
स्टडी करते थे और उसका ला करके इम्प्लीमेंटेशन को बताते थे। और दूसरे चीफ ड्राफ्टमैन थे वो एस एन मुखर्जी जी, वो the ability to put complex proposals in clear language। तो जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रपोजल होते थे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स भाषा में चाहिए हैं, उनको क्लियर तरीके से उनको रखते थे कि भाई टोटल बातें ये हैं। तो बता रहे ये असेंबली पूरी अम्बेडकर हिमसेल्फ हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गाइडिंग द ड्राफ्टमैन कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने उसको गाइड किया और ये लगभग 3 साल लिया, है ना। 3 साल लिया प्रिंटेड रिकॉर्ड डिस्कशन में, और इवन टेकिंग अप 11 बल्कि वॉल्यूम्स। और इसके कितने वॉल्यूम्स आए? 11, बहुत ही बड़े बड़े 11 बल्कि वॉल्यूम्स आए, जिसमें ये पूरी चीज़ें है ना रखी गई, सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन की। ये थोड़ा सा एक फोटो दिखा रहा है कि यहाँ पे अंबेडकर जी बैठे हुए हैं और यहाँ पे अलग अलग लोग हैं, वो अपने अपनी चीज़ें जो हैं वो अपने कैसे कैसे कह रहे हैं, है ना। अगला है द विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का स्टार्टिंग में विजन कैसा रहा। पहले ही बताया कि 46 में जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया था, है ना। और उस पे क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बोली गई, जिसमें ये बताया गया कि रेजोल्यूशन में इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक के बारे में एक बात की गई। दूसरी थी गारंटीड इट्स सिटीजन जस्टिस, सिटीजन को जस्टिस मिलेगी, इसकी बात कही गई। इसको बड़े ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या उसमें बातें थी? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बताया गया कि इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक के बारे में बात कही गई। दूसरी बात गारंटीड इट्स सिटीजन जस्टिस के, सिटीजन को जस्टिस मिलेगी। तीसरी चीज इक्वालिटी एंड फ्रीडम एंड एश्योर्ड दैट एडिक्वेट सेफगार्ड शैल बी प्रोवाइडेड फॉर माइनॉरिटीज। फिर बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज के लिए एक एश्योरेंस, और डिप्रेस क्लास और बैकवर्ड क्लासेस के लिए बताया गया कि उनको एडिक्वेट सेफ गार्ड मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में थी। इसका पॉइंट वाइज पॉइंट आप एक बार गूगल करना, और सारे पॉइंट आपको नियरली 5 से 6 पॉइंट्स हैं, उनको पॉइंट वाइज पॉइंट आपको चीज़ें मिलेगी। ये उनका स्पीच है। इस स्पीच को अगर आप यूट्यूब पे डालोगे तो इसको मिल जाएगा। ये बोल रहे सिर्फ इनकी आवाज़ आ रही होगी और एक इमेज चल रहा होगा। वी आर नॉट जस्ट गोइंग टू कॉपी। इन्होंने कहा था कि मान लीजिए वेस्टर्न से हम कोई चीज़ ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम उनको एग्जैक्टली कॉपी कर ले रहे हैं। ये बातें ऐसे एक्सप्लेन है, ये तो इनका स्पीच है पूरा, ये बातें यहाँ पे है। इन्होंने बताया ये चीज़ कि अपने स्पीच में ये चीज़ बताई कि ऐसा नहीं है कि हम कोई अगर कुछ अमेरिका से कुछ ले रहे हैं तो एग्जैक्टली उसे कॉपी कर ले रहे हैं। हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि उसको इंडियंस के बातों में उसको डिराइव करने के लिए, और जो इंडियन पीपल के लिए सुटेबल चीज़ें हैं उसके लिए हम उन चीज़ों को ईजी बना रहे हैं और उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उन्होंने ये चीज़ कही कि कई सारे फ्रीडम लिबर्टीज़ हुई हैं, उसके बाद से रेवोल्यूशंस आए, उसके बाद से ये सारी चीज़ें बनी हैं, तो उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, उसे ऑप्ट करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इंडिया कुड नॉट जस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम एल्सवेयर, वी आर नॉट गोइंग टू जस्ट कॉपी द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, ही डिक्लेयर्ड हैड टू फिट इन द टेम्पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फिट इन द टेम्पर ऑफ आवर पीपल। ऐसी चीज़ें बनानी है जो हमारे इंडियन टेम्पर के अकॉर्डिंग से हो, है ना। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज़ कहा कि देखो वेस्टर्न नेशन जो है वो उन लोगों ने मतलब कई सारी अचीवमेंट वगैरह फेलियर वगैरह के बाद ये चीज़ें सीखी हैं। हमें उनके अचीवमेंट और फेलियर से सीखना चाहिए, और किसके? वेस्टर्न्स के, है ना। और साथ ही वेस्टर्न्स को भी, और उनमें जो इन दिक्कतें आ रही हैं उनको औरों से सीखनी चाहिए। ये इसी तरीके से चलती है। तो ये बहुत ही फेमस स्पीच था उनका कि वी आर नॉट जस्ट गोइंग टू कॉपी, इस हेडिंग के थ्रू है। अगला बोला द विल ऑफ द पीपल, लोग क्या चाहते थे उनका बातें इसमें रखी गई है। इसमें एक बड़ा नाम आता है सोमनाथ लहिरी। ये कहता है एक कम्युनिस्ट मेंबर है। सॉ द डार्क हैंड ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म हैंगिंग ओवर द डेलिब्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने बताया कि यार ऐसा है कि जो आप यहाँ पे चीज़ें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने जा रहे हो और जो उसमें नियम वगैरह पास करोगे, वो आखिरकार किसके छत्र छाया में आप काम कर रहे हो? ब्रिटिश गवर्नमेंट की। उन्होंने कहा इंटरिम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय जवाहरलाल नेहरू वाज इन प्लेस, बट इट कुड ओनली ऑपरेट अंडर द डायरेक्शन ऑफ द वाइसरॉय एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। बोल रहा है कि ये आपको वाइसरॉय और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर ही रख करके सारी चीज़ें बननी है, और सारी चीज़ों का अप डाउन उनके पास रहेगा, और वो किसी चीज़ में भी हस्तक्षेप कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हिज कलीग्स टू रियलाइज दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज ब्रिटिश मेड एंड वाज वर्किंग विद द ब्रिटिश प्लान। तो उन्होंने कहा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो ब्रिटिश ने बना रखी है और उसी के प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। ये बात कौन कह रहे हैं? सोमनाथ लहरी जा रहे हैं। ये इनका डिसकंटेंट इसमें दिखाई दे रहा है। इस पे इनका जो स्पीच है ये बहुत ही फेमस एक ताने की तरीके से था कि दैट्स वेरी गुड सर, बोल्ड वर्ड्स नोबल वर्ड्स। इन्होंने ये चीज़ कही थी कि किसको? एक तरीके से नेहरू जी को इन्होंने कही थी कि कांग्रेचुलेट करते हुए नेहरू जी को। उन्होंने कहा था कि बहुत ही बोल्ड वर्ड्स आप बोल रहे हैं, नोबल वर्ड्स, बोल्ड वर्ड हैं, जो अभी इससे पहले उन्होंने बताया कि हम सिर्फ कॉपी नहीं करने जा रहे हैं, हमें ये सारी चीज़ें हैं। तो इन्होंने कहा कि नेहरू जी ने इस पे एडमिट किया। उन्होंने कहा कि दैट मोस्ट नेशनल लीडर हैड वांटेड अ डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इट वाज आल्सो ट्रू
that in a sense the British government had a hand in its birth. बोल रहे हैं कि ऐसा सही है और इट हैड अ सर्टेन कंडीशन विद इन विच द असेंबली हैड टू फंक्शन। उन्होंने कुछ कंडीशन लगा रखी जिसके अंडर इसको फंक्शन करना है। लेकिन ऐसा है नहीं कि हम यू मस्ट इग्नोर द सोर्स फ्रॉम विच असेंबली डिराइव्स स्ट्रेंथ। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं के उसमें उन्होंने देखो इस ये कॉन्स्टिट्यूशन काम कैसे करेगा वो उन्होंने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको समझना। उन्होंने बताया नेहरू जी ने कि देखिए ये किसके रिप्लाई में कह रहे हैं। अभी इससे पहले इन्होंने बोला ना बोलवर्ड है ना, ये बात बोल रहे थे सोमनाथ लहरी जी ने ये आरोप लगाया कि आप क्या है कि सारी चीज़ें ब्रिटिश के अंडर की और उन्हीं के पास सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन है और वही इसे लीड कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, वो लोगों ने इसका ढांचा मान लो फंक्शनिंग वे बना रखा है, लेकिन इसे लेड कौन कर रहा है, इसे चला कर रहा है इंडियंस चला रहे हैं। इंडिया में जो मेंबर्स हैं वो सारे इंडियंस हैं और यहाँ के लोग चला रहे हैं। इस पे यह आया गवर्नमेंट डू नॉट इनटू कम इनटू बीइंग बाय स्टेट पेपर्स, गवर्नमेंट्स आर इन फैक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ द विल ऑफ द पीपल। वी हैव मेट देयर हियर टुडे बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द पीपल बिहाइंड अस। हम यहाँ पे इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हमारे पीछे हमारे लोगों का स्ट्रेंथ है ना। तो इन्होंने ये कहा कि यहाँ की जो जनता है वो इसको चला रही है, मेन उसके द्वारा लेड बाई है। कुछ और बातें इन्होंने यहाँ पे इस तरीके से कही गई है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली था वाज एक्सपेक्टेड टू एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ दोज हु हैड पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस। बता रहा है कि मान लो हमारे पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अभी कुछ नियम बना रही है, इससे पहले जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया है इंडिपेंडेंस में काफ़ी पहले किया, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने और ज्योतिबा राव फुले, इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। तो इन लोगों ने कुछ चीज़ों पे इफेक्ट मतलब कुछ चीज़ों पे काम करने की कोशिश करी थी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उन चीज़ों को भूल करके और बाकी चीज़ों पे फिर काम करें और उन चीज़ों को नेगलेक्ट कर दें। तो इन्होंने उन सारी चीज़ों को भी रिपीट करी और उन्होंने बताया कि ये सारी चीज़ें उसमें हम जोड़ेंगे एक के बाद एक। जैसे इन्होंने बताया कि कुछ सोशल रिफॉर्म्स किए गए, है ना, 19th सेंचुरी में, जैसे विडो को चाइल्ड मैरिज को हटाने का, है ना, विडो को रीमैरिज का। तो ये सारी चीज़ों में जैसे स्वामी विवेकानंद जी का कैंपेन चला था, उन्होंने हिंदुइज्म को रिफॉर्म किया। उन्होंने मतलब कई सारे रिलीजन्स में जो ऐसे चीज़ें चल रही थी उनको हटाने की कोशिश की, जैसे ये सारी चीज़ें थी चाइल्ड मैरिज और ये सबको। साथ ही दूसरा नाम इन्होंने लिया ज्योतिबा राव फुले का। तो ज्योतिबा फुले जो थे वो महाराष्ट्र में जो डिप्रेस कास्ट वगैरह थे उन पे ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने वर्क किया था। तो इन सारी चीज़ों को भी ले करके हमें चलना है। इन्होंने बताया कि ये सारे रिफॉर्म्स कई एक के बाद एक बार होते गए हैं। इन्होंने बताया कि 1909 में आया, फिर 1990 में, 1935 में, हर 20 साल के डिफरेंस पे, हालांकि ये तो 10 साल पे आ गया था। तो डिफरेंस पे ऐसा एक्ट पास होते गए, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू ऐसे पास हुए जिसमें ये चीज़ें बताई गई कि कैसे कैसे इन चीज़ों को इम्प्रूव करना है। जब एक्ट 1935 का आया तो जो कांग्रेस थी वो उसको 11 में से 8 प्रोविंसेस पे इनको लीड मिली थी और इन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था, यानी कि ज़्यादातर चीज़ें इन्होंने 35 के एक्ट में रखने की कोशिश करी थी। अब ये बताता है कि द विजन दैट नेहरू वाज ट्राइंग टू आउटलाइन ऑन December 13, 1946, जो उन्होंने स्पीच बोली थी, वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये सारी बातें आपने उन बातों में उन्होंने बोली थी जो अपने अभी हमने ऊपर पढ़ा है। ओवरऑल कह रहा है कि इस पूरे में क्या बात उन्होंने कहने की कोशिश करी थी कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट और सॉवरेन रिपब्लिक बनने जा रहा है ना। खुद का उस पर राज होगा, किसी और का उससे इन्फ्लुएंस नहीं होगा। सॉवरेन मतलब बेसिकली ये है कि किसी और के प्रभुत्व से वो नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं कि इंग्लैंड और कोई और चला रहा है, इसका खुद का प्रभुत्व है, खुद से वो लेड कर रहा है, सारे डिसीजन खुद ले सकता है, ये सॉवरेन का मतलब है। इंडिपेंडेंट मतलब किसी के अधीन नहीं रह गया वो, है ना। सॉवरेन मतलब खुद से डिसीजन ले रहा है, इंडिपेंडेंट मतलब किसी पे डिपेंड नहीं है, खुद से ही वो अपने निर्णय लेगा, किसी पे किसी चीज के लिए डिपेंड नहीं है, खुद से कोई दिक्कतें आएगी खुद ही संभालेगा, ये सारी चीजें करेगा। तो अभी अपने इस लेक्चर में हम अभी यहाँ तक ही पढ़ेंगे, यहाँ तक कि इसके आगे डिफाइनिंग राइट से जो सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का, ये हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ तक में जो इश्यूज होती हैं उसे आप बताना और नेक्स्ट लेक्चर इसी के साथ आपको एडेड किया हुआ मिलेगा।